देखो, साझेदारी का अर्थ मैंने शुरुआत में क्या बताया। साझेदारी का अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो साझेदारी क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल गए आपस में और मिलकर क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे। और जब व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय में क्या होगा, लाभ या हानि होगा, और लाभ या हानि होंगे तो उसको वो आपस में बांटेंगे। ये बात समझ में आ गई तुम्हें। तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में लाभ या हानि बांटते हैं और व्यवसाय करते हैं। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने एकदम इसकी सिस्टमेटिक परिभाषा लिखी जो एग्जाम में अपन को लिखनी है। अगर एग्जाम आ जाए, साझेदारी से क्या समझते हो। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को चलाने के लिए इकट्ठे हो जिसका संचालन या तो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाए। यहाँ तक समझ में आ गया अपन को। उसके बाद में मैंने बताया आपको साझेदार। साझेदार क्या है, साझेदार की परिभाषा मैंने बताया। साझेदारी में सम्मिलित व्यक्ति, जो साझेदारी में जो सम्मिलित व्यक्ति है वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएगा, साझेदार कहलाएगा। उसके बाद में मैंने आपको फर्म की परिभाषा बताई। फर्म की परिभाषा बताई मैंने, साझेदारों द्वारा सामूहिक रूप से जहाँ पर कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, अपने फर्म। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें पूरा समझ में आ गए होंगे। देखो मैं कुछ चीज़ें तुम आए नहीं, मैं बताना भूल गया था। देखो मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर में से कितने नंबर का है, 5 नंबर। साझेदारी के कुल अपने चैप्टर है 4 चैप्टर में से ये पहला चैप्टर है, इजी चैप्टर है। सबसे इजी चैप्टर साझेदारी का यही है माने तो। और अगर नहीं समझ में आया तो सबसे भारी चैप्टर भी यही होगा। और 1+4, एक तो 1 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। 1+4 का मतलब समझ गए, यानी कि 5 नंबर का ये चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, चलो मैं अब इसको साफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। अब अपना नया टॉपिक है साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषता है। एक बात दिमाग में बैठा दो, जहाँ भी विशेषता दिखे, विशेषता का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा। विशेषता का मतलब क्या होता है, परिभाषा। दिमाग में बैठा दो, जहाँ भी विशेषता पूछे परिभाषा याद कर लो, आप ऑटोमेटिक आपको विशेषता याद हो जाएगी। देखो विशेषता याद करने की जरूरत नहीं है, विशेषता सिर्फ समझने की जरूरत है। देखता हूँ कितना समझ में आता है। विशेषता याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, विशेषता सिर्फ समझने की जरूरत है। चलो अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी, साझेदारी की स्थापना कैसे हुई थी, 2 या 2 से अधिक। तो साझेदारी की पहली विशेषता क्या होगी अपनी, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इसमें कुछ बातें ध्यान रख लो। इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति में साझेदारी की स्थापना करते हैं उस समय अपन को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 से कम व्यक्ति नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर अपन नोट बना के लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के अंदर नोट क्या लिखेंगे, कम से कम 2 व्यक्ति का होना। कम से कम कितने व्यक्ति का होना, कम से कम 2 व्यक्ति का होना। क्योंकि अपन को हर पॉइंट याद रखना जरूरी है। एग्जाम में सवाल मैंने देखा है, पेपर इनके इतना डीप में से देते हैं, पीछे इतना सारा प्रश्न दिया हुआ है लेकिन फिर भी इतना डीप से लाकर सवाल को पता नहीं कहाँ से खड़ा करके देते हुए। तो अपन को इस किताब का इतना भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, इतना भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। मैं तो सब लिखूंगा आपको, XYZ सब चीज़ याद भी करूंगा, लिखूंगा नहीं, याद भी करूंगा, मुंह पर रहेगी पूरी पूरी। चलो देखते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति का होना, पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, अधिकतम संख्या, ये तो हो गई अपने न्यूनतम। पहला प्रश्न याद हो गया तुम्हें, साझेदारी में न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए, 2। अब आता है अधिकतम के बारे में, ये लीजिए अधिकतम। अधिकतम तो अधिकतम में ध्यान रखना, आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी है तो आपको लिखना है भारतीय साझेदारी अधिनियम में अधिकतम संख्या का अनुमति क्या है, अधिकतम संख्या का है? कोई प्रावधान नहीं है। किंतु भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय 2014, भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 में अधिकतम संख्या कितनी दी गई है, 50 दी गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2014, हालांकि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है
लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम है वो 1/4/2014 को लागू हुआ था। बात समझ में आ गई? कब लागू हुआ था? 1/4/2014। 2013 है, अपन पढ़ेंगे, कंपनी है आपके पूरे बारे में। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है, लेकिन अपन उसको 2014, क्योंकि वो पारित कब हुआ था? 1/4/2014 को। बात समझ में आ गई? यानी कि इसका पास संसद में 1/4/2014 बिल तो पास हो गया था अक्टूबर में, अक्टूबर 2013 में कानून बन गया था। इसका कानून तो बन गया, लेकिन सुचारू रूप से चालू कब हुई है? 1/4/2014। यहाँ तक अपन को समझ में आ चुका है तुम्हें, ठीक है? चलिए, तो ये था अपने पहली विशेषता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। पहली बात क्लियर हो गई। अब पहले जी बताओ, अपन साझेदार बने, मान लो अपन 2 जन हैं, साझेदार बने। साझेदार कैसे बन जाए? आपस में बैठ के कुछ ना कुछ सलाह मशवरा करना पड़ेंगे ना। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल गए, अब उनके बीच में क्या होगा? अनुबंध या समझौता। क्या होगा? अनुबंध या समझौता। बिना समझौते के साझेदारी नहीं हो सकती। यह समझौता लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। तो पहली बात समझ में आ गई, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इसके अंदर मैंने बता दिया कम से कम 2 व्यक्ति का होना। अधिकतम मैंने बता दिया क्या है? अधिकतम है। साझेदारी अधिनियम में तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 ने क्या बोला है? 50। अनुबंध या समझौता, साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता होता है। तीसरी विशेषता है इसकी, अब बताओ, ये दोनों मिल गए, अनुबंध भी कर लिया, अब क्या चलाएंगे? बिजनेस, व्यवसाय का होना। क्या होना? व्यवसाय का होना। अब इसमें भी देखना, ध्यान रखना, व्यवसाय का मतलब क्या है? व्यवसाय में सब आ गए, पैसा, उद्योग, वाणिज्य सब आ गए। अब आपने क्या किया? 5 जने मिले, पार्टनरशिप है आपकी, और आपने एक प्याऊ बना दिया और प्याऊ पे पानी पिला रहे हो। तो पानी पिला रहे हो तो ये कोई साझेदारी नहीं है। साझेदारी करने के लिए आपका क्या होना चाहिए? व्यवसाय होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? व्यवसाय करोगे तभी आपकी साझेदारी होगी। अगर व्यवसाय नहीं कर रहे हो, बन गए और इधर उधर सर्विस करते जा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तो सेवा करना साझेदारी में सम्मिलित नहीं है। तो 3 बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई, और इसके अंदर क्या विशेषता है वो भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। चौथी विशेषता, लाभ तथा हानि को बांटना। अब साझेदारी है, व्यवसाय किया, या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये प्रॉफिट और लॉस है वो सभी साझेदार है वो अपने एक निर्धारित अनुपात में, किसमें? निर्धारित अनुपात। ऐसा नहीं लिखना समान अनुपात में, निर्धारित अनुपात में, जो उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है साझेदारी करते समय, उस निर्धारित अनुपात में अपन बांटा जाएगा लाभ और हानि को। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। 4, 5वां है अब साझेदारी का जो संचालन है, या तो सभी साझेदार क्या करेंगे? मिलकर, या उनमें से किसी एक के द्वारा। इसका अर्थ समझना, यहाँ पर प्रत्येक पार्टनर है वो व्यवसाय के लिए स्वामी भी है और व्यवसाय के लिए वो एजेंट भी है। व्यवसाय के लिए वो क्या है? एजेंट। तो प्रत्येक साझेदार है वो व्यवसाय के लिए स्वामी भी है और व्यवसाय के लिए एजेंट भी है। स्वामी, एजेंट कैसे? एजेंट ऐसा है कि यदि कोई दूसरा साझेदार कार्य कर रहा है तो उसे भी बाध्य होना पड़ेगा। बात में, यानी कि दूसरे साझेदारों को वो अपने कार्यों से बाध्य कर सकता है। बात समझ में आ गई? वो काम कर रहा है तो वो अकेला तो काम करेगा नहीं, दूसरे साझेदारों को भी क्या करेगा? उस काम के लिए क्या करेगा? बाध्य करेगा। यानी कि वो मालिक बन के नहीं बैठ सकता। और जब मालिक क्यों है? मालिक इसलिए है कि वो अगर कोई दूसरे पार्टनर है वो अगर काम कर रहे हैं तो उसको भी उसके देखकर उसको भी क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इसलिए साझेदारी का संचालन है या तो क्या करेंगे? सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा। तो देखो, इसमें अपन को ये बात भी ध्यान रखनी है कि साझेदारी में जो साझेदार है वो स्वामी भी है और क्या है? एजेंट भी है। एजेंट इसलिए है कि दूसरे के कार्यों
को देखकर वो खुद भी बाध्य है। स्वामी इसलिए है, खुद के कार्यों को देखकर वो दूसरों को भी क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है काम करने के लिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से आपको 5 तो समझ में आ गई। छठा इसका एक्ट है, छठा है अधिनियम। अब अधिनियम आप सबको पता है, अधिनियम क्या है? अधिनियम, हाँ अधिनियम अपने 1932। छठी विशेषता। 7वीं विशेषता है असीमित देयता। देखो ये एग्जाम में प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। ये एग्जाम में अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया। एग्जाम में इस बार प्रश्न पूछ सकता है, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है या साझेदारी असीमित देयताएं होती है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, या तो साझेदार दायित्व क्या होता है, असीमित, या साझेदारों के दायित्व असीमित देयताएं होती है। स्पष्ट कीजिए, बस इतना सा आएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, पूछ लेगा, अभी तक नहीं पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना। तो इसमें अपन को क्या लिखना है कि साझेदार है वो साझेदारों द्वारा फर्म के दायित्वों या ऋणों के प्रति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। बस इतनी सी इसका उत्तर है। नहीं समझ में आया? ये समझ में आया है? नहीं आया? पार्टनरशिप फर्म है। अभी अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा, प्रत्येक साझेदार है वो क्या है, स्वामी और एजेंट हो रहा है। पैसा सबका लगा हुआ है, पूंजी सबने मिलकर लगाई। तो जब पूंजी सबने लगाई है तो अब उनके जो देयता है वो सब क्या है, असीमित। क्या है, असीमित। असीमित कैसे? साझेदारों की देयता है असीमित कैसे है? तो देखो, साझेदारी की और करने के बाद में साझेदारी को प्रॉफिट हुआ तो सबने बांटा, तो लॉस हुआ भी तो कौन बांटेंगे, सभी साझेदार बांटेंगे। अब क्या हुआ, साझेदारी में लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो सभी साझेदार हैं उस लॉस को ऐसे नहीं छोड़ सकते। या तो साझेदारों को पर्सनली चुकाना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से चुकाना पड़ेगा, या सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से उस देयता को चुकाना ही पड़ेगा। तो ये बात अपन को समझ में आई। ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। मैं पहले कह रहा हूँ कि साझेदारी की असीमित देयता से क्या समझते हो। इतना सा एग्जाम में आ गया, आपको लिखना है साझेदारी की असीमित देयता से मतलब साझेदारों फर्म के दायित्वों या ऋणों के प्रति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। कौन, साझेदार। तो आप साझेदार द्वारा फर्म के दायित्व या ऋणों के प्रति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। बस इतना सा लिखना आपने, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हारे? बाकी का तो क्या है, बस यहाँ तक ठीक है। अपना विशेषता है, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम? लिखिए फटाफट। क्या लिखना जरूरी नहीं है अपने, तो वहाँ लिख दो। चलो एक बार उतार लो, चलो पूरा लिख रहे था।